Bismillahirrahmanirrahim. I am Awais Khalid. Today we will be discussing about business markets and their segmentation. पिछली क्लास में हमने सेगमेंटेशन के बारे में बात की थी कि सेगमेंटेशन क्या होती है, हम क्यों करते हैं, ठीक है, और फिर कौन कौन सी हमारे पास बेसेस अवेलेबल हैं जिनकी बेस के ऊपर हम सेगमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो उन बेसेस के बारे में बात की और कंज्यूमर मार्केट्स की सेगमेंटेशन के बारे में बात की। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास 3 तरह की मार्केट्स होती हैं, कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट और उसके लिए सेगमेंटेशन बेसिस के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे वो बिजनेस मार्केट की सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। बिजनेस मार्केट्स क्या होती हैं कि B2B भी इसे हम जो है वो कहते हैं मार्केट्स कि अगर कोई एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ठीक है, तो अब ये हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो परचेज नहीं करेंगे, ये एक हॉस्पिटल परचेज करेगा। अगर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो अपना बिजनेस रन करने के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं तो वो बिजनेस मार्केट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हैं, वो बिजनेस उसके अंदर आ रहा है। ट्रक्स आ रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, तो एक कंपनी बना रही है, दूसरी कंपनी से परचेज कर रही है। अब बोइंग है, वो एरोप्लेन्स बनाती है, PIA उसे परचेज करे या एमरेट्स परचेज करे या कोई और करे, तो ये क्या है, ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स इनको जो है वो कहा जाता है कि ऐसे कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं टू रन देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को जो है वो कैरी करने के लिए, उसको हेल्प आउट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको हम जो है वो बिजनेस मार्केट्स कहते हैं। अब बिजनेस बायर्स कैन बी सेगमेंटेड यूजिंग मैनी ऑफ द सेम वेरिएबल एज कंज्यूमर्स। जिस तरह हम कंज्यूमर्स के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वही उनमें से कुछ वेरिएबल जो है वो यहाँ भी यूज हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? जियोग्राफिकली हम ये देखते हैं कि बिजनेसेस कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे एक सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, ठीक है। इसी तरह इंडिया में हम बात कर लें, वहाँ पे बेंगलोर या पुणे जो है वो वहाँ पे उनकी एक जो है वो IT इंडस्ट्री है। तो अब अगर आपका IT से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको वहाँ पे आप उस मार्केट को जो है वो टारगेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह टेक्सटाइल से रिलेटेड देख लें कि अगर हमारा टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो हम शायद फैसलाबाद को टारगेट करें या कराची की तरफ जो है वो चाहें। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो शायद हम गुजरांवाला गुजरात या इस साइड पे जो है वो जाएं। तो जियोग्राफिकली हम टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिकली, अब उसमें तो डेमोग्राफी हमने कहा था कि स्टडी ऑफ पीपल। अब यहाँ पे क्या है कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो कंपनी का साइज़ क्या है, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। लाइक जैसे मैंने अभी IT इंडस्ट्री की बात की, लेकिन अगर आप टायर्स का बिजनेस है आपका, आप टायर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ जो है वो जाएंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट उन्होंने परचेज करना है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह पैकेजिंग से रिलेटेड है, जैसे टेट्रा पैक है तो वो FMCGs को टारगेट करेगा, उन्होंने जो है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो इंडस्ट्री कौन सी है आपकी? इसी तरह फर्टिलाइजर हो सकती है या जिसकी भी आप बात कर लें, ठीक है। फिर कंपनी साइज, आप किस लेवल को जो है वो टारगेट करने चाह रहे हैं, स्मॉल फर्म्स को, लार्ज फर्म्स को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। फिर बिहेवियर, इसके अंदर बेनिफिट सॉर्ट, यूजर स्टेटस, यूजर रेट, लॉयल्टी, ये वही चीज़ें जो हमने कंज्यूमर मार्केट के अंदर पढ़ी। अब यहाँ पे हम वो स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस मार्केट्स कि एक बिजनेस को अगर हम देखते हैं कि वो हमारे साथ कितना लॉयल है, अगर हम लॉयल्टी स्टेटस के बारे में बात करते हैं या यूज़र स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि वो एक टेक्नोलॉजी को क्या वो पहले यूज़ कर रहा है या वो उसका रेगुलर यूज़र है। तो जैसे हमने क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात की थी, ठीक है, यूज़र स्टेटस, ठीक है, या यूजेज रेट के बारे में हम बात कर लें, जैसे मैंने इंटरनेट बंडल की जो है वो बात की थी। तो वही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अप्लाई होती हैं। इसमें बिजनेस बायर कैन आल्सो बी सेगमेंटेड बाय कस्टमर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि हम ये देखते हैं कि बिजनेस बायर को हम देखते हैं कि कस्टमर उनकी जो भी बिजनेस है उसको कस्टमर यहाँ पे कहा जा रहा है, उनकी ऑपरेशन की जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लेट्स से कुछ कंपनीज जो है वो इंपोर्ट करके फिर जो है वो सेल आउट करती हैं और कुछ जो है वो लोकली अपनी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। लाइक आपने टायर्स तो सेल आउट करने हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो आपने ये देखना है
कि आपकी जो जिस कंपनी को आप टारगेट करने जा रहे हैं या जिसके बारे में बात करते हैं, तो वो यहाँ पे उनकी ऑपरेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या वो यहाँ पे उनकी सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, या वो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, या आप जो है वो सिर्फ इंपोर्ट करके जो है वो देख रहे हैं। तो कस्टमर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। परचेज अप्रोच, वो परचेज कैसे करते हैं, वो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्रेडिट पे परचेज करते हैं, वो नेट परचेज करते हैं, कैसे करते हैं। सिचुएशनल फैक्टर, कुछ सिचुएशंस के अंदर, अब जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो यहाँ पे बहुत सारी लोगों की बहुत सारी नीड्स जो है वो इमर्ज हुई। उसी तरह से अगर आप देख लें, अब अगर यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स ओपन होते हैं तो उनको जो है वो मास्क चाहिए, उनको सैनिटाइज़र चाहिए, उनको डिसइंफेक्शन गेट्स जो है वो चाहिए, उनको टनल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। जैसे हॉस्पिटल्स को अब जो है वो पीपीईज चाहिए, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो चाहिए। ठीक है, सैनिटाइजर्स की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो ये वो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जहाँ पे बिजनेसेस को ऐसी चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी। पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स के मतलब हर बिजनेस की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स, पर्सनल मीन उस बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स, उनकी बेस पे आप जो है वो सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब जो है वो ये थी हमने बिजनेस मार्केट्स के बारे में बात की। अब जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट, सिंपली इंटरनेशनल मार्केट वो है जो कि अक्रॉस द बॉर्डर है, जो कि आपके कंट्री के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाहर, बेशक वो कंज्यूमर मार्केट हो, बेशक वो बिजनेस मार्केट हो, वो है क्या, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो आएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को कैसे जो है वो सेगमेंटेशन उसकी की जा सकती है। उसमें रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूरोप एक जो है वो रीजन है, साउथ एशिया एक जो है वो रीजन है। ठीक है, फिर इसी तरह और बहुत सारे लैटिन अमेरिका है, मिडल ईस्ट है। तो आप किसी एक रीजन को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मिडल ईस्ट को देखें तो फूड में बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं जो कि सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर है। ठीक है, उन्होंने एक रीजन को टारगेट किया हुआ है। या साउथ एशिया को अगर आप जो है वो देख लें, ये फेयर एंड लवली को उठा के देखें, ये कहाँ पे है, ये सिर्फ साउथ एशिया के अंदर ही है। खैर, आप उसका नाम जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। तो उनके जो जियोग्राफिकल रीजन है उसकी बेस पे टारगेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, आप ये देखते हैं कि इस बेस पे टारगेट कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है या ओवरऑल उनकी इनकम है वो कितनी है। ठीक है, अब लेट्स से अगर BMW या ऑडी या पोर्शे या लैम्बोर्गिनी पाकिस्तान में अगर स्टोर ओपन करना चाहती है तो पहले वो ये देखेगी कि यहाँ के लोगों की इतनी इनकम है कि वो पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट हमारी सेल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एप्पल को देख लें, एप्पल का अभी तक पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इंडिया में कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, वहाँ पे शायद लोगों की इतनी इनकम हो के क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें उनकी इतनी इनकम वाले लोग ज़्यादा हैं कि वो वहाँ पे परचेज कर सकें, इसलिए उन्होंने वहाँ पे स्टोर ओपन कर दिए। पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है तो सही कि जो लोग उनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नंबर नहीं है कि वो उसको जो है वो उनके लिए यहाँ पे स्टोर ओपन किया जाए। तो इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो वो है वो इसको जो है वो देखता है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है कि आप पॉलिटिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है वो देखते हैं, या टाइप ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि फॉरेन फर्म्स जो आती हैं उनको कैसे यहाँ पे वेलकम किया जाता है या कैसे हालात हैं। अब अगर लेट्स से मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या आप अफगानिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का जो आंसर होगा वो नो के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। ठीक है, या आपसे और बहुत सारी कंट्रीज़ का नाम जो है वो देखा जा सकता है। फिर जब हमने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होता है तो हमने उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस, उनके लिए इकोनॉमिक जोन्स, उनको टैक्स रिबेट, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो कौन सी कंट्री कितना वेलकमिंग है। अब पाकिस्तान है, हम जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो तरस रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं कि जी आप 10 साल टैक्स ना दें, आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे फॉरेन फर्म्स को वेलकम किया जा रहा है, तो उनके लिए उनकी रिसेप्टिविटी जो है वो यहाँ पे अच्छी है। जबकि जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे शायद फर्म्स जो है वो ना जाए। ठीक है, फिर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, डिक्टेटरशिप होती है, किंगडम स्टाइल गवर्नमेंट होती है, जैसे सऊदी अरेबिया में वहाँ पे किंगडम है।
ठीक है, तो वन मैन शो है, डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो लोगों की से के साथ लोगों की गवर्नमेंट जो है वो होती है। ठीक है, तो अब जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो फॉरेन फर्म्स को अट्रैक्ट करेगा। जहाँ पे वन मैन शो है, बेशक वो किंगडम है या वो जो है वो कोई डिक्टेटरशिप है, तो शायद हम उसकी तरफ जो है वो ना जाएं। फिर मॉनेटरी रेगुलेशन, आप टैक्सेस कितने लगाते हैं, आप जो है वो क्या किन चीज़ों को अलाउ करते हैं, कितना नहीं करते। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि एक बिजनेस को करने के अंदर कितनी आप जो है वो किसी को हेल्प आउट करते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आपने एक कंपनी रजिस्टर करवानी हो, जस्ट गो टू गूगल और जो है वो इंडेक्स देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स देखें, तो आपको जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ऊपर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ज़्यादा है। आप इजीली कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। आप जो है वो सिंगापुर को देखें, वो टॉप पे आपको नजर आएगा। क्यों? वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो ऑब्वियसली लोग फिर उस तरफ जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे अगर आपने एक बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है तो उसमें 10 दिन जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने एनओसी लेना है, आपने कोई लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेसी मीन कि आपको बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको जो है वो कहा जाता है कि आप फाइलों को पहिए लगाएं, करप्शन उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये आप इन सारी चीज़ों की बेस के ऊपर भी सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, फिर कल्चरल फैक्टर, कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, वैल्यू, एटीट्यूड, कस्टम, बिहेवियरल पैटर्न्स, कि आप ये देखते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी वहाँ पे। ठीक है, अब लेट्स से हार्डीज का बीफ बर्गर है या बर्गर किंग का जो है वो बीफ बर्गर है, तो अगर बर्गर किंग जो है वो इसी के साथ जो अगर हम कहते हैं कि उनकी स्पेशलिटी है, वो इसी के साथ इंडिया की मार्केट में जाना चाहे, तो क्या वो वहाँ पे जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा। इसी तरह अल्कोहलिक ड्रिंक्स से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस पाकिस्तान में आता है तो वो नहीं है, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कल्चर सेम है, लोगों का टेस्ट सेम है, उनकी बहुत सारी चीज, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारी चीज़ें सेम है, तो उनकी बेस पे भी हम जो है वो सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिडिल ईस्ट की एग्जांपल दी कि उनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। आप कुवैत की बात कर लें, इराक की बात कर लें, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इनके अंदर। तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी कि वो आप एक रीजन में ही आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाएं। तो इस बेस पे भी हम जो है वो सेगमेंटेशन कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही एक हमारे पास और कंसेप्ट है जिसे हम इंटर मार्केट जो है वो कहते हैं। उसमें हम रिगार्डलेस ऑफ देश के ये लोग जियोग्राफिकली कहाँ पे लोकेटेड हैं, बेशक वो डिफरेंट उसके अंदर जो है वो लोकेटेड हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम किसी एक चीज़ को जो है वो देख लेते हैं, कोई एक सिमिलर नीड को। ठीक है, वो कैसे? इंटर मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड कंज्यूमर इनटू द ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड बाइंग बिहेवियर इवन दो दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कि बेशक लोग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोकेटेड हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक नीड को या एक स्पेसिफिक बिहेवियर को जो है वो टारगेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेदर जापानीज, चाइनीज, थाईज और इंडियंस दे ऑल कंज्यूम राइस। ठीक है, ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो है वो राइस कंज्यूम कर रहे हैं। बेशक अब ये देखें इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं, कोई सेंट्रल एशिया के अंदर है और कोई जो है वो साउथ एशिया के अंदर है और कोई शायद मिडिल ईस्ट के अंदर है, लेकिन राइस जो है वो सब कंज्यूम करते हैं। तो हमने एक बेनिफिट को या एक नीड को टारगेट किया रिगार्डलेस ऑफ दिस के वो कौन सी कंट्री के अंदर है। तो ऐसी सेगमेंटेशन को हम जो है वो क्या कहते हैं, इंटर मार्केट। अब ये हमने 3 तरह की मार्केट थी, मार्केट्स के बारे में हमने उनकी सेगमेंटेशन के बारे में बात कर ली। अब क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए। ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि ये जितनी हमने अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कहा था कि हम मीनिंगफुल वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे जिनका कोई मकसद हो। तो ये हमने अब ये देखने के लिए कि हमारी सेगमेंटेशन जो है वो इफेक्टिव है या नहीं, उसका क्या हम जो उससे अचीव करना चाहते थे वो अचीव हम कर सके हैं या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसको हम जो है वो देखें। अगर ये खसूसियात, ये करैक्टरिस्टिक्स हमारे सेगमेंट के अंदर हैं तो हम कहेंगे कि हमारी सेगमेंटेशन जो है वो एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन है। वो कौन कौन से हैं? मेजरेबल, असेसेबल, सब्सटेंशियल, डिफरेंशिएबल एंड एक्शनेबल।
मेजरेबल, कि आपका जो सेगमेंट है आप उसको मेजर कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने लोग हैं, वो कम है या ज्यादा, रिगार्डलेस ऑफ दिस आप उसको मेजर कर सकें। ठीक है, अगर कंप्लीटली मेजर नहीं कर सकते तो एक नियर अबाउट हमें आइडिया होना चाहिए कि जी इतने लोग हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनको हम टारगेट करने जा रहे हैं। जब आपको पता होगा कि इस सेगमेंट के अंदर जितने लोग हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, वो बेशक वो कम है या ज्यादा, रिगार्डलेस ऑफ दिस। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद असेसेबल, आप उस सेगमेंट, आपने ये तो देख लिया कि इस सेगमेंटेशन आपने कर ली, लेकिन सेगमेंट जो है वो ऐसा है होना चाहिए कि जहां तक आपकी रीच हो, आप वहां तक पहुंच सकें, आप उस सेगमेंट को असेस कर सकें। लेट्स से आपने ये देखा कि डीएचए को छोड़े, आप ये देखें कि कैंट के अंदर जो है वो आपको लगा कि यहाँ पे एक सर्टेन सेगमेंट जो है वो असेस कर एग्जिस्ट करता है, उनकी ये जो है वो एक पर्टिकुलर नीड है। लेट्स से हम कहते हैं कि जी वहाँ का पानी, नीचे का पानी जो है वो ठीक नहीं है, तो उनको जो है वो बॉटल वाटर जो है वो चाहिए होगा, तो हम इनके लिए बॉटल वाटर का जो है वो करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आर्मी जो है वो आपको अलाउ ना करे वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। अब वो सेगमेंट तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो असेसेबल नहीं है, तो आपका सेगमेंट जो है वो असेसेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास उसके बाद आता है वो है सब्सटेंशियल, कि उसका उस सेगमेंट के अंदर जो लोग हैं वो इतने हों कि हम उनको अगर सर्व करें तो उनका कोई ना कोई हमें फायदा भी हो। मींस कि उस सेगमेंट के अंदर एक सब्सटेंशियल अमाउंट होनी चाहिए। सब्सटेंशियल के मतलब काफी, कि वो उस सेगमेंट को सर्व करना हमारे लिए फायदेमंद भी हो। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि अगर एप्पल पाकिस्तान में, या ऑडी या टेस्ला की बात कर लें, वो पाकिस्तान में अपना स्टोर ओपन करता है, तो यहाँ पे लेने वाले लोग तो हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है, तो उससे तो हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो उस सेगमेंट का सब्सटेंशियल होना भी जो है वो जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएटेबल है ये कि वो उसे हम दूसरों से डिफर कर सकें। सेगमेंटेशन का पर्पस ये है कि हम डिफरेंट नीड्स की बेस पे लोगों को एक दूसरे से डिफरेंट करें और फिर उनको जो है वो सर्व किया जाए। तो डिफरेंशिएबल को भी जो है वो होना चाहिए एक सेगमेंट को। उसके बाद है एक्शनेबल। एक्शनेबल ये कि सेगमेंट के अंदर ये ऊपर वाली पांचों खसूसियात उसके अंदर जो है वो हैं, लेकिन अगर वो सेगमेंट एक्शनेबल नहीं है, एक्शनेबल मींस कि आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि अगर उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, कि अगर हम उनको कहें कि हमारी फ्लाइट जा रही है मून की तरफ और आपने जाना है तो चले हमारे साथ, ठीक है, ऐसे लोग हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम उन लोगों को वहां पे लेके जा सकें। ठीक है, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए एक्शनेबल नहीं है। ठीक है, या एक जो लोगों को जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनकी जो हमने पूरी करनी है, जो उनकी नीड हमने रिकॉग्नाइज की है, ठीक है, वो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अगर वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो वो सेगमेंट हमारे लिए एक्शनेबल नहीं है। तो एक सेगमेंट को जो है वो मेजरेबल भी होना चाहिए कि आप उसे मेजर कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, असेसेबल होना चाहिए, आपकी रीच के अंदर होना चाहिए, आप उस तक पहुंच सकें, सब्सटेंशियल होना चाहिए कि उसके अंदर इतने लोग हों कि वो उसको आप फुलफिल करें तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए कि वो उसको आप दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकें। फिर इसके बाद एक्शनेबल होना चाहिए कि उसके लिए काम किया जा सके। अगर उसके लिए काम ही नहीं कर सकते तो फिर इतना सब कुछ करने का हमें फायदा क्या हुआ। तो एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए, एक इफेक्टिव उसके लिए मार्केट सेगमेंट के अंदर ये कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये होनी चाहिए। ये वही उसको मैं जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजरेबल एग्जांपल इंक्लूड साइज, परचेजिंग पावर, प्रोफाइल ऑफ सेगमेंट, के उसकी जो है साइज का हमें जो है वो पता होना चाहिए, उन लोगों की परचेजिंग पावर का जो है वो आइडिया होना चाहिए कि कितनी इनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है या कम है, लाइक इनकम से रिलेटेड है, और उनकी प्रोफाइल मीन के वो कहाँ पे रहते हैं, वो जो है उनकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसा है, और इन चीज़ों के बारे में। असेसेबल कि वो उसको रीच आउट किया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है या नहीं। सब्सटेंशियल कि वो कितना छोटा सेगमेंट है या बड़ा सेगमेंट है, तो उसको हमारे लिए सर्व करना जो है वो कैसा रहेगा। तो सब्सटेंशियल के बारे में बात कर ली। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल कि उसको
हम वो सेगमेंट जो है वो बाकियों से डिफरेंट कैसे है, तो उसके लिए जो डिफरेंट प्रोडक्ट हमने जो है वो लेके आना है, फिर ही वो हमारे लिए जो है वो हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होगा, या हम जो है वो वहाँ पे जो हम अचीव करना चाहते हैं वो करेंगे, अगर हम एक डिफरेंट चीज़ जो है वो लेके आएंगे एक्शनेबल, कि उसके लिए हम काम कर सकते हैं, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वैसे जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज की जो है वो बात की। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए। अब ये हमने ये देख लिया कि सेगमेंट्स के अंदर हमने कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब लेट्स से हमने 5 सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है जिनके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब इनमें से हमारे पास जो है वो हमने इनमें से कौन से सेगमेंट को जो है वो टारगेट करना है, या कौन सा सेगमेंट हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, किसके अंदर हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किसके अंदर हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होगा। तो हम 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि हम हर सेगमेंट को अट्रैक्टिवनेस चेक करने के लिए ये 3 चीज़ें जो है वो देखते हैं। सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ, कि सेगमेंट का साइज क्या है और उसके अंदर ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस, कि हर सेगमेंट की जो उसका स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस क्या है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। अब इनको जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉलर वर्सेस लार्जर सेगमेंट्स, के जो ऑब्वियसली जो बड़े सेगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जो छोटे सेगमेंट्स होंगे वो हमारे लिए उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे। बड़े सेगमेंट के अंदर लोग ज़्यादा होंगे, दैट्स वाई उसका साइज बड़ा है, तो इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। छोटे सेगमेंट्स लोग कम हैं, सब्सटेंशियल नहीं है, तो इसलिए वो अट्रैक्टिवनेस कम होगी उनकी। फिर उसके बाद ग्रोथ पोटेंशियल। अब एक सेगमेंट तो बड़ा है लेकिन उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, कि मींस वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन उसके मुकाबले में एक छोटा सेगमेंट है लेकिन उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ होगी, ग्रोथ का पोटेंशियल होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस के अंदर आ जाता है कि वो जो सेगमेंट है, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, उसके अंदर कंपटीशन कितना है, कि मींस के वो सेगमेंट अनटच है, ठीक है, या उसके अंदर पहले से कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। तो जिस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन कम होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कंपटीशन होगा वो अट्रैक्टिवनेस उतना नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट सोल्यूशन, कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो ना मिले तो कस्टमर उसके अगेंस्ट क्या बाय कर सकता है। जैसे बॉटल वाटर का जो है वो ऑल्टरनेट क्या है कि टैप वाटर, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपकी जो आप प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, तो वो सेगमेंट ऑब्वियसली उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स नहीं है तो फिर आपका सेगमेंट जो है वो अट्रैक्टिव होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब ये है कि कस्टमर के पास ये कितनी पावर है कि वो आपसे अपनी बात जो है वो मनवा सके, ठीक है। अगर हमारा कस्टमर जो है वो ज़्यादा है और हम जो है वो अकेले सप्लायर हैं उसके, मतलब हम अकेले हैं, ठीक है, तो हमारी अट्रैक्टिवनेस, हमारी जो है वो बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हम अकेले हैं, हम अपनी मर्जी से अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाह रहे हैं, हम अपनी मर्जी की प्राइस जो है वो लगाएंगे, तो उसकी कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी, और जहाँ पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होगी वो सेगमेंट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब जैसे आप बात करें सुजुकी मेहरान की, तो 800 सीसी के अंदर, आज से हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सुजुकी मेहरान जो थी वो 8 सीसी के अंदर जो है वो 800 सीसी के अंदर फॉल करती थी। तो 800 सीसी के अंदर कोई और प्रोडक्ट नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एक ही कार थी और वो सुजुकी की थी। तो इस वजह से वो अब एक जो है वो सब स्टैंडर्ड कार की जो है वो ज़्यादा प्राइस हमसे चार्ज जो है वो कर रही थी। क्यों? क्योंकि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो थी वो कम थी, क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कि आप जो प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं उसके जो सप्लायर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। अगर वो सप्लायर जो है वो ज़्यादा हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। तो जब आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, तो वो सेगमेंट आपके लिए अट्रैक्टिव है। लेट्स से आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपने टायर जो है वो परचेज करने हैं, तो अगर तो आपको टायर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमसे ले लें या हमसे ले लें, हमसे ले लें, तो फिर आप अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप अपनी मर्जी से जो है वो लेंगे
तो आप जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर लेंगे तो आपको जो है वो सस्ती भी मिलेगी, ठीक है, तो वो आपके लिए जो है वो सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो जहाँ पे ये चीज़ें होंगी, स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस के बारे में हमने बात की कि कंपटीशन कम हो, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कम हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स या बायर्स जो है वो कम होंगी, तो वो सेगमेंट हमारे लिए अट्रैक्टिव होगा। थर्ड जो है वो, अब फिर पहले अब हमने ये दोनों चीज़ें जो है वो देखी, ये हमने सेगमेंट के बारे में देखी। थर्ड जो है वो अट्रैक्टिवनेस का जो तीसरा एलिमेंट है वो हमने अपने अंदर जो है वो देखना है। वो क्या है कि हमने अपने कंपनी के रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। ऑब्जेक्टिव्स ये कि हम फ्यूचर के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। कि हमें सेगमेंट तो बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन क्या हम उसको टारगेट करके जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अपने बारे में जो है वो देखेंगे। कंपेटिटिव एडवांटेज, पहली चीज़ कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी स्किल, कोई रिसोर्स, कुछ भी ऐसी जो आपके पास तो है लेकिन आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो कोई फॉर्मूला हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो जो वो आपका ब्रांड नेम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ आपके पास अगर कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है, जिस सेगमेंट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड आपके पास अगर कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो फिर वो आपके लिए सेगमेंट अट्रैक्टिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो प्रोडक्ट सर्विस आप लेके आना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं या मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो वो सेगमेंट आपके लिए अट्रैक्टिव है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों के पास पैसे हैं, वो मून पे जाना चाहते हैं, आप उनसे बहुत प्रीमियम प्राइस पे जो है वो उनसे ले सकते हैं पैसे, लेकिन क्या वो रिसोर्सेज हैं आपके पास। कंसिस्टेंट विद कंपनी ऑब्जेक्टिव, जो आप काम करने जा रहे हैं वो जो पहले से आप बाकी काम कर रहे हैं उनके साथ वो कितना इन लाइन है, वो कितना कंसिस्टेंट है उनके साथ, क्या वो आपको आपके ऑब्जेक्टिव से डेविएट तो नहीं कर देगा। तो हमने इन चीज़ों के बारे में देखना है। तो अगर इन सारी चीज़ों का जवाब हाँ के अंदर है तो फिर वो आपके लिए सेगमेंट जो है वो अट्रैक्टिव है। तो ये था हमारा मार्केट टारगेटिंग से रिलेटेड, कि हमने पहले ये देखा कि एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्या होती है, कि उसके अंदर हमने कौन सी चीज़ों को देखना है। फिर उसके बाद हमने बात की कि जब हम हर सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस को जो है वो चेक करेंगे और जो सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अब ये नहीं है, अब सेगमेंट तो हमारे पास एक से ज़्यादा थे, तो हमने एक को टारगेट करना है, ज़्यादा को टारगेट करना है। ये जो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे टारगेटिंग की, अब जो है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट सेगमेंट। A target market segment consists of buyers who share common needs or characteristics that company decide to serve। कि हमने टारगेट मार्केट हमारी क्या होगी कि वो जो सेगमेंटेशन हमने की है उनमें से एक ऐसा सेगमेंट, एक या एक से ज़्यादा, जो जिसको हमने डिसाइड कर लिया कि हमने इसको सर्व करना है। ठीक है, हमने अगर शूज़ बनाने हैं मेल फीमेल, ठीक है, दो सेगमेंट है हमारे पास, फिर उसके अंदर एज वाइज हमारे पास वो किड्स हैं या जो है वो टीन्स हैं या जिस भी एज के, तो हमने एक सेगमेंट को टारगेट करना है, दो को करना है, जिसको भी करना है, जो हमने सेलेक्ट कर लिए कि हमने इनके लिए शूज़ बनाना है, वो हमारा टारगेट सेगमेंट जो है वो होगा। तो अब हमने एक सेलेक्ट करना है, दो चार जितने भी करने हैं, उनके लिए हमारे पास जो है वो चार तरह की स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज जो है वो कहते हैं। वो कौन सी हैं? अनडिफरेंशिएटेड और मैस मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड और सेगमेंटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड और नीश मार्केटिंग, और फिर उसके बाद माइक्रो मार्केटिंग। हम इनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा होगा एक सर्कल, इसमें चार सर्कल्स हैं हमारे पास। एक जो आपको नज़र नहीं आ रहा वो यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको एरो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, और एक ये छोटा, और फिर उसके बाद दो ऊपर सर्कल। तो मैस मार्केट जो होती है वो हम पूरी मार्केट, मतलब उसमें मार्केट जो है वो बड़ी होती है, डिफरेंशिएटेड उससे छोटी, नीश मार्केट उससे छोटी, और माइक्रो मार्केट उससे भी छोटी। इनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, इसमें पूरी मार्केट को हम एक प्रोडक्ट से जो है वो टारगेट करते हैं, ठीक है। वो कौन से हो सकती है? आप जो है वो नेस्ले, उसकी जो है वो नेस्ले का, तो खैर एक्वाफीना की बात कर लें तो पानी है उनका, बॉटल वाटर है पेप्सी का, सारी मार्केट के लिए एक ही हमारा जो है वो प्रोडक्ट है, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं? मैस मार्केट। कि पूरी मार्केट को, बड़ी मार्केट को हम जो है वो
एक ही प्रोडक्ट से सर्व करते हैं। मैस मार्केटिंग के मैसेज के लिए फोकसेस ऑन कंज्यूम कॉमन नीड्स रेदर देन व्हाट्स डिफरेंट, कि हम डिफरेंट की तरफ नहीं जाते, हम जो है वो एक कॉमन नीड को जो है वो टारगेट करते हैं। सबसे इजी जो है वो इसको हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहते हैं या मैस मार्केटिंग। अगला है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, के डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे अब नेस्ले की बात करें तो नेस्ले के वाटर की अगर हम बात करते हैं प्योर लाइफ की, तो दो हमें जो है वो उसके अंदर मिलते हैं। एक नेस्ले एक्टिव जिसकी जो है वो सर्टन उसके एडवांटेजेस उन्होंने हमें बताए, फिर इसी तरह जो है वो एक दूसरे नेस्ले प्योर लाइफ। फिर इसी तरह अगर हम सॉल्ट की बात कर लें, ये मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो हमें शान के जो है वो सॉल्ट नज़र आएंगे जिसमें पिंक सॉल्ट है, सिंपल टेबल सॉल्ट है, या जो है वो सी सॉल्ट है, तो हमें डिफरेंट वैरायटी उनके अंदर नजर आती है। तो ये क्या है, ये सेगमेंटेड मार्केट है। ठीक है, दे क्लेम के जो पिंक सॉल्ट है वो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियक पेशेंट्स हो गए, उनके लिए ये हेल्पफुल है, या वेट लूज के लिए जो है ये हेल्पफुल है। तो उसकी ये क्या होगी, ये हमारी एक डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है। टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच, कि हम एक से ज्यादा सेगमेंट को टारगेट करते हैं और हर किसी के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो लेके आते हैं। गोल इज टू अचीव हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कि हम सेल्स को ज्यादा करें। ठीक है, अब सेल कैसे ज्यादा कर रहे हैं हम, कि डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करके, और हर किसी में हमने अच्छी पोजीशन जो है वो अचीव करनी है। मोर एक्सपेंसिव देन अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, अब ये ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव तो होगा क्योंकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं, डिफरेंट मार्केट्स ऑफरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए आपको मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च और उनके ऊपर जब टाइम लगेगा तो आपका पैसा भी लगेगा, एक्सपेंसिव भी होगा। एक्स्ट्रा मार्केटिंग रिसर्च, आपको ज़्यादा मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। फोरकास्टिंग, सेल एनालिसिस, प्रमोशन प्लानिंग एंड चैनल मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा प्रमोशन, एडवर्टीजिंग, ये मैं सारी चीज़ों को आपको बता चुका हूँ कि जब आप डिफरेंट, आप सिंपली ये देख लें कि उसमें हम सारी मार्केट के लिए एक ही काम कर रहे थे, अब हम डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट काम करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हर चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये जैसे आप इसकी एग्जांपल है, कोलगेट को अगर आप देख लें तो एक किड्स के लिए है, सेंसिटिव टीथ के लिए है, वाइटनिंग के लिए है, और डिफरेंट जो है वो आप शैम्पू को देख लें, या और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, कि हम बहुत छोटे ग्रुप को टारगेट करते हैं। ठीक है, और ऐसे छोटे ग्रुप जो है वो हम एक से ज़्यादा जो है वो ढूंढते हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग टारगेट्स अ स्मॉल शेयर ऑफ लार्ज मार्केट, कि एक बड़ी मार्केट के छोटे उसको जो है वो टारगेट करते हैं। द मार्केटर गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और अ फ्यू निशेस, कि हम जो है बड़ी मार्केट का जो बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, हम उसमें कई चीज़ों को टारगेट कर लेते हैं। लेट्स से हम जो है वो हैंडमेड शूज़ की बात करें, ठीक है, तो हैंडमेड शूज़ जो है वो ऑब्वियसली थोड़े प्रोड्यूस होंगे, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम उसकी प्राइस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो हम एक नीश मार्केट को टारगेट करेंगे। इसी तरह जब हम वो एक लेदर के बिजनेस के अंदर हैं और हमने हैंडमेड शूज़, तो इसी तरह एक नीश ये हो गई, और एक ग्रुप हमने छोटा सा और देख लिया जिनको हम जो है वो इसी तरह के लेदर वॉलेट्स जो है वो सेल करेंगे, लेदर बैग्स जो है वो सेल करेंगे, उनको हम जो है वो बेल्ट्स जो है वो सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है रखी इसके ऊपर हमें, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी डिटेलिंग भी जो है वो हमें चाहिए होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नीश मार्केट। आप जो है वो जस्ट गो टू गूगल, बल्कि असाइनमेंट है इसके ऊपर कि आप जो है वो नीश मार्केट के ऊपर जो है वो एटलीस्ट 200 वर्ड्स की जो है वो एक असाइनमेंट जो है वो लिखेंगे, और उसकी एग्जांपल जो है मुझे जो है वो बताएंगे आप कि नीश मार्केट जो है वो क्या होती है। ठीक है, जब आप जो है वो इसको देखेंगे तो आपको इसकी डिटेल समझ आ जाएगी। इसके अंदर अब चूंकि आप रिलाई कर रहे हैं बहुत थोड़े लोगों के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर रिस्क भी जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो इसके अंदर रिस्क जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो होता है। उसके बाद अगला जो हमारे पास चौथी और लास्ट अप्रोच जो है वो है माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग बहुत छोटे लेवल पे, जैसे हमने मैस मार्केटिंग की बात की थी, अब जो है वो हम मैस कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि बहुत इंडिविजुअल लेवल पे आके हम जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सर्व करते हैं। ठीक है, उसमें दो तरह की मार्केटिंग है, लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग।
माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है? इज अ प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केट प्रोग्राम्स टू सूट टेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड लोकेशन, कि हम किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन या किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो मार्केटिंग। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है या किसी एक एरिया के लिए। अब यहाँ पे आप इसको देखें, बर्गर किंग का आपको जो है वो नजर आ रहा है। फास्ट फूड चेन लाइक बर्गर किंग इंट्रोड्यूस रैंडिंग बर्गर इन सिंगापुर एंड मलेशिया वेयर लोकल्स प्रेफर स्पाइसी फूड, कि उन्होंने बाकी सारी दुनिया से हटके एक स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट जो है वो दिया, जहाँ पे वो स्पाइसी फूड जो है वो पसंद करते हैं। तो ये क्या है? ये एक लोकल मार्केटिंग की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप जो है शायद आपको मिडल ईस्ट के अंदर या किसी और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई आप जो है वो प्रोडक्ट अपनी ऑफर करते हैं उन लोगों के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या होगी? वो लोकल मार्केट जो है वो उसे हम कह सकते हैं। या जैसे पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स को देखें, बन कबाब है या लस्सी जो है, ये आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, पाकिस्तान से बाहर शायद ये ना मिले। लोकल मार्केटिंग इन्वॉल्व टेलरिंग ब्रांड्स एंड प्रमोशन टू द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ लोकल ग्रुप्स। इसमें सिटीज, स्टोर्स, ये हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक स्टोर के ऊपर आपकी चीजें हैं या एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर हैं या एक कंट्री के अंदर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? लोकल मार्केट है। बेनिफिट ऑफ लोकल मार्केटिंग इंक्रीज मार्केटिंग इफेक्टिवनेस इन कंपेटिटर मार्केट, कि जहां पे उस मार्केट के अंदर बाकी सारे लोग जो है वो एक सिमिलर या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हैं, आप वहां पे एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज होगा और कस्टमर के अकॉर्डिंगली कस्टमर स्पेसिफिक ऑफरिंग होंगी आपके पास। होगा क्या है इसके अंदर? चैलेंजेस क्या है इसके? आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। लॉजिस्टिक उसके लिए स्पेशल होगी, डाइल्यूशन ऑफ कंपनी इमेज, और उससे आपकी कंपनी का इमेज जो है वो डाइल्यूट होगा। कि जैसे मैकडोनल्ड अगर पूरे दुनिया के अंदर एक जैसी प्रोडक्ट दे रहा है तो वो शायद एक ग्लोबल कंपनी है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक एरिया, तो इससे आपका कंपनी का इमेज जो है वो डाइल्यूट शायद हो जाए कि वो ये एक एरिया की जो है वो कंपनी है। इंडिविजुअल मार्केटिंग के एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली आप जाते हैं लैम्बोर्गिनी के पास, उसे कहते हैं कि जी मुझे 24 कैरेट जो है वो गोल्ड प्लेटेड जो है वो मुझे लैम्बोर्गिनी जो है वो चाहिए, ठीक है। या रोल्स रॉयस आपके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो बना के देता है कार, तो डायमंड आप कहते हैं उसके ऊपर लगा दें। तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल मार्केटिंग है कि किसी एक बंदे के अकॉर्डिंगली। वन टू वन मार्केटिंग भी जो है वो कहते हैं हम इसे, मैस कस्टमाइजेशन भी कहते हैं, कि जैसे वहां पे हमने मैस मार्केटिंग थी कि बहुत सारे लोगों के लिए एक जैसा प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हर बंदे के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट, कि आपने बहुत मैस लेवल पे जो है वो कस्टमाइजेशन करते हैं, तो इसको हम जो है वो मैस कस्टमाइजेशन कहते हैं, या मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग भी से जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये इसके डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी कि हमने अब इस मार्केट को कैसे टारगेट करना है। वो या सारी मार्केट को एक प्रोडक्ट, वो क्या होगी? मैस मार्केटिंग, या अनकस्टमाइज्ड जो है वो, या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेगमेंटेड मार्केटिंग के डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट। थर्ड नंबर पे नीश मार्केट के बहुत थोड़े लोगों के लिए एक प्रोडक्ट और बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप। फिर उसके बाद इंडिविजुअल मार्केटिंग मैस कस्टमाइजेशन या माइक्रो मार्केटिंग, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल या सिटी लेवल पे आके हम जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो देते हैं। Mass customization is the process through which firms interact one-to-one with masses of customer to design product and service tailor-made to meet the individual need। अब जैसे देखें जैज है, ठीक है, वो कहते हैं कि आप अपना बंडल खुद बना लें, ठीक है, कि आपको बंडल चाहिए, आपको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, डेली चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपको डाटा कितना चाहिए, एसएमएस कितने चाहिए, ऑन नेट्स मिनट, ऑफ नेट मिनट, आपके ऊपर सारी लिबर्टी है, आप जैसा चाहें वैसा बंडल बना लें। तो ये क्या है? ये मैस कस्टमाइजेशन है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको कस्टमर चाहता है वैसे ही उसको फ्री हैंड जो है वो दे दिया जाए। तो ये क्या है? मैस कस्टमाइजेशन। मैस कस्टमाइजेशन अब ये जो है आपको HSBC का जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं, HSBC क्लेम करता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लोकल बैंक, ठीक है, कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और लेकिन लोकल बैंक है, कि जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वैसा ही हम जो है वो काम करते हैं। तो जिन लोगों के पास
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसे हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंगली उनके प्लान जो है वो बना के दिए जाते हैं। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, मैस कस्टमाइजेशन या इंडिविजुअल मार्केटिंग। हमने कौन सी स्ट्रेटजी जो इनमें से चूज करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी चूज करेंगे। प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी, प्रोडक्ट के अंदर कितनी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है या कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज के ऊपर है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मार्केट वेरिएबिलिटी, मार्केट के अंदर कितना जो है वो वेरिएबिलिटी है, और कंपेटिटर की क्या स्ट्रेटजीज हैं। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रख के हम जो है वो फिर इनमें से स्ट्रेटजी चूज करते हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 7 था दैट कम्स टू एन एंड। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।